दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों कहानी शुरू होती है पिछली सदी की 60 और 70 की दहाई से। ईरान में शिया मसलक के शाह रजा पहलवी की हुकूमत थी और सऊदी अरब में सुन्नी मसलक के शाह फैसल बादशाह थे। दोनों में दोस्तों बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, इतने अच्छे कि एक दिन शाह रजा पहलवी ने सऊदी शाह को एक पैगाम भेजा और उसमें कहा कि तुम ये क्या पुराने ख्यालातों के साथ मुल्क चला रहे हो। अपने मुल्क को मॉडर्न बनाओ, सिनेमाज खोलो, लिबरल पॉलिसी अपनाओ, खवातीनों को काम करने दो, उन्हें अपनी मर्जी का लिबास पहनने दो, उन्हें जॉब दो, लिबरल पॉलिसी अपनाओ वगैरह वगैरह। लेकिन शाह फैसल ने रजा पहलवी की बात मानने के बजाय उन्हें समझाया कि रजा पहलवी साहब, कुछ तो अकल से काम लीजिए। आपका मुल्क ईरान मजहबी लोगों से भरा पड़ा है, आपकी अवाम मजहब से प्यार करती है, इन्हें सेकुलर बनाने की कोशिश करोगे तो मार खाओगे। लेकिन रजा पहलवी ने शाह फैसल की बात नहीं मानी। उन्होंने अपने मुल्क में व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया और इसे जोरों शोरों से जारी रखा। सफेद इनकलाब व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम पर बड़े बड़े फेडरल से जमीनें लेकर गरीब किसानों को सस्ते दामों पर तकसीम की गई। इसी व्हाइट रेवोल्यूशन के तहत हर ईरानी के लिए तालीम को लाजमी और मुफ्त करार दिया गया। खवातीनों को पहली बार वोट डालने का अधिकार दिया गया। जो भी वहाँ सरकारी महक में हुआ करते थे या सरकारी पोस्टें हुआ करती थी, उनमें वोट डालने का अधिकार खवातीनों को दिया गया और सरकारी नौकरियों में भी औरतों को जगह दी जाने लगी। यहाँ तक कि वो जज भी बन सकती थी। दोस्तों ये तो था सियासी और ताकत का एक पहलू, जिसमें रजा शाह पहलवी बड़े बड़े खानदानों की ताकत को खत्म करके गरीबों और किसानों को हुकूक दे रहे थे, ईरान को मॉडर्नाइज कर रहे थे। वो सेकुलर ईरान के हामी थे और शाह फैसल को भी यही समझाने के लिए उन्हें पैगाम भेजा था। सो ये मॉडर्नाइजेशन इस व्हाइट रेवोल्यूशन का हिस्सा थे। इसके तहत ईरान में सिनेमाज खुल रहे थे, फैशन इंटरनेशनल फेस्टिवल भी वहाँ होते थे और औरतों को वहाँ अपनी मर्जी के लिबास पहनने की भी इजाजत थी। 1960 और 70 की दहाई में ये जो ईरान का दौर था, इसकी तस्वीर अगर आज आप देख लें तो दंग रह जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ईरान इतना चेंज था जैसा कि आज हम देखते हैं। ये इतना अलग था। अब यूं था कि ईरान का व्हाइट रेवोल्यूशन दो तबकों को बहुत नाराज कर रहा था। एक वो इस्लाम पसंद लोग जो ईरान को मजहबी देखना चाहते थे और इस तबके को आयतुल्लाह खामेनेई लीड कर रहे थे। दूसरा तबका वो कौम परस्त और कम्युनिस्ट थे जो समझते थे कि शाह की हुकूमत में बहुत ज्यादा करप्शन है। ईरानी तेल की दौलत से गरीबों के बजाय अमीरों को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है और इसमें हकीकत भी थी। ये ईरानी कम्युनिस्ट रूसी इनकलाब से मुतासिर थे और अपने मुल्क ईरान में रूस की तरह ही एक इनकलाब लाना चाहते थे। इसके अलावा एक मसला और भी था और वो ये था, शाह ईरान अपने मुल्क में मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ अपने मुखालिफिन से बहुत सख्ती से पेश आते थे। ईरानी खुफिया एजेंसी सवाक शाह के सियासी मुखालिफिन को अगवा करने, टॉर्चर करने और कत्ल करने के लिए बहुत बदनाम थी। वो लोगों को उठाकर ले जाते थे और फिर कई दिन के बाद उनकी लाशें मिलती थीं। तो अब सवाक की कार्रवाइयों और जबरदस्ती की मॉडर्नाइजेशन के अलावा अमीर गरीब तबके में जो फर्क बढ़ता जा रहा था, इसने शाह के खिलाफ अवामी जज्बात को भड़का दिया। इस तरह इस भड़के हुए इस्लाम पसंदों और कम्युनिस्टों की ताकत बढ़ने लगी। अब दोस्तों ये भी आपके जहन में रहे कि ये वक्त 1975 का दौर था और इस वक्त में दुनिया की बड़ी बड़ी तब्दीलियां पैदा हो रही थीं। वियतनाम से अभी अमेरिकी हार कर भाग चुके थे। क्यूबा में भी अमेरिका के खिलाफ एक इनकलाब कामयाब हो चुका था। अल्जीरिया में भी इनकलाब आ गया था। तो इस कम्युनिस्टों, इस्लाम पसंदों और मजहबी लोगों को ये लगता था कि अगर वो कोशिश करें तो ईरान में भी इनकलाब ला सकते हैं। जैसे बाकी जगहों पर अमेरिका के हामियों को शिकस्त हो चुकी थी, वैसे ही वो भी अमेरिकी इत्तेहादी रजा शाह पहलवी की हुकूमत को गिराकर एक नया ईरान खड़ा कर सकते हैं। ये उनके लिए पॉसिबल है। और इस ग्रुप के एक लीडर थे अली शरीयती। ये अपनी तहरीक को रेड शियत या सुर्ख शियत का नाम भी दिया करते थे। तो दोस्तों ये दोनों बड़े लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और अली शरीयती, ये दोनों एक बड़े नाम थे जो रजा शाह पहलवी के खिलाफ थे और इसके सफेद इनकलाब को नापसंद करते थे। लेकिन मैदान में सिर्फ ये दो ही नहीं थे, बल्कि एक तीसरे लीडर भी थे जो इन दोनों लीडर्स के बीच में थे और बहुत मकबूल भी थे।
ان دونوں مقابلوں میں وہ نوجوان بھی تھے۔ دوستو یہ امام موسیٰ صدر تھے، یہ ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے اور ایک کرسمیٹک پرسنالٹی کے حامل تھے۔ ایک بار وہ لبنان گئے اور وہاں انہوں نے شیعہ لوگوں کی بری حالت دیکھی، ان کے معاشی حالات اور دوسری چیزیں جب انہوں نے دیکھی تو وہ وہیں رک گئے۔ انہوں نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم قائم کی۔ دراصل امام موسیٰ صدر آیت اللہ خامنئی کے بالکل الٹ تھے، مطلب وہ مذہبی تو تھے لیکن ایک کٹر مذہبی نہیں تھے۔ وہ ایران اور شیعہ قوم کو سیاسی طور پر ایک طاقت بنانا چاہتے تھے، ایک سخت مذہبی انسان کے بجائے ایک نیشنلسٹ قوم پرست کی بنیاد پر وہ یہ سب کر رہے تھے۔ اب دوستو یہ تو ہو گیا ان تین منظر نامے کا تعارف۔ اب جو واقعات تھے وہ یوں تھے کہ آیت اللہ خامنئی جو 1964 سے ایران سے باہر تھے، جلا وطن تھے، وہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے مقدس شہر نجف میں ایک 2 منزلہ عمارت کے گھر میں رہ رہے تھے۔ نجف کے مکان میں خاموشی سے زندگی کے دن گزار رہے تھے۔ ان کی عمر بھی اس وقت 70 برس کی ہو چکی تھی، شاید اسی لیے وہاں بیٹھے ہوئے انہیں کوئی بڑے انقلاب کی توقع نہ ہو۔ لیکن پھر ایک کے بعد ایک ان علاقوں میں ایسے واقعات ہوئے جس نے انہیں مڈل ایسٹ کا سب سے بڑا گیم چینجر بنا دیا۔ تو لبنان جہاں امام صدر موجود تھے اور اپنی کارگزاریوں میں مصروف تھے، وہیں بڑی تعداد میں فلسطینی مہاجرین بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب اسرائیل نے فلسطین پر اپنا قبضہ کیا تو ان لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اردن اور لبنان جیسی جگہوں پر پناہ گزیر ہو چکے تھے۔ یہ ان پر بہت برے حالات تھے۔ ان کے دلوں میں یہ کسک تھی کہ وہ دوبارہ اپنے گھر لوٹ سکیں گے، اپنے وطن جائیں گے۔ تو ان فلسطینیوں نے اب یہ کیا کہ گوریلا جنگ کی ٹریننگ شروع کر دی۔ وہ لاکھوں فلسطینی جو ان کیمپوں میں رہتے تھے، اسی دوران انہوں نے چھاپا مار اور گوریلا وار کی ٹریننگ شروع کر دی۔ تو دوستو لبنان کا شہر بیروت اور ساؤتھ لبنان جو اسرائیل کی سرحد سے لگتا تھا، وہاں یہ ٹریننگ ہوتی تھی۔ تو بیروت ہتھیاروں اور گوریلا وار میں کام آنے والی چیزوں میں کا گڑھ بن چکا تھا۔ اسی وجہ سے یہاں دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسی نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ اسی جگہ پر ہر کوئی اپنی اپنی روٹیاں سیک رہا تھا۔ جس کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی یا اسلحے کی تو وہ یہاں چلا آتا۔ یہاں تک کہ جاپان میں، جرمنی میں یا ایران میں بھی کسی کو گوریلا جنگ کی ٹریننگ چاہیے ہوتی تھی تو وہ یہاں چلا آتا تھا، اور لبنان میں اسے باقی چیزیں بھی مل جاتی تھیں۔ تو دوستو یہی وہ جگہ تھی جہاں فلسطین کی تحریک PLO پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس تنظیم کو مشہور لیڈر یاسر عرفات لیڈ کر رہے تھے۔ تو یہاں بے گھر فلسطینی تربیت لیتے اور تربیت لینے کے بعد اپنے گھر و علاقے واپس لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اسرائیل بھی اپنی مشین گنوں اور ٹینکوں کے ساتھ ان فلسطینی مہاجرینوں کے کیمپوں پر چڑھ دوڑتا تھا۔ یہ جنگ برسوں سے اسی طرح جاری تھی اور مرنے والے فلسطینی بے گناہوں کی تعداد آنکھوں میں تھی۔ لبنان اور اردن کے جن علاقوں پر اسرائیل حملہ کرتا تھا، یہاں پہ صرف فلسطینی آباد نہیں تھے بلکہ یہاں 3 کمیونٹی آباد تھی۔ ایک ان میں عیسائی طبقہ تھا جو لبنان کا حکمران تھا، اور اسرائیلی حملوں کے خلاف یہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کمزور سا ملک لبنان اور اس کی فوج بھی کمزور تھی۔ تو یہ اپنے کالونیل دور کے حکمرانوں دوستوں فرانس سے مدد مانگتے تھے۔ دوسرے سنی مسلک کے لوگ تھے جو کہ فلسطینی تھے اور مصر اور سعودی عرب کی طرف دیکھتے تھے۔ سعودی عرب، مصر اور عراق میں جو سنی مسلمان تھے، ان سے خاص طور پر فلسطینی مسلمانوں کو مدد ملتی تھی۔ لیکن تیسرا بڑا طبقہ شیعہ مسلک سے تھا۔ اسے اسرائیلی حملوں کے خلاف اپنا کوئی حقیقی ہمدرد نہیں مل رہا تھا۔ اصولاً تو ان کا ساتھ ایران کو دینا چاہیے تھا، لیکن ایران کا بادشاہ رضا شاہ پہلوی تو اسرائیل کا دوست تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں جو لاکھوں کی تعداد میں شیعہ آبادی تھی، وہ مدد طلب نظروں سے آیت اللہ خامنئی کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بھی مڈل ایسٹ سے اپنی قیادت کے لیے مصر یا سعودی عرب کی طرف دیکھنے کے بجائے کسی اور طرف دیکھ رہا تھا۔ لبنان کی جو شیعہ آبادی تھی، یہاں سے کچھ مقامی لیڈر عراق کے شہر نجف گئے اور وہاں انہوں نے آیت اللہ خامنئی سے ملاقات کی۔ انہوں نے 72 برس کے خمینی سے مطالبہ کیا کہ وہ ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی پر دباؤ ڈالیں کہ وہ لبنان کی شیعہ کمیونٹی کا اسرائیل کے خلاف ساتھ دیں اور اسرائیل سے دوستی ختم کر دیں۔ دوستو ان لوگوں کے رابطے کے بعد وہ آیت اللہ خمینی جو اب تک گمنامی کی زندگی جی رہے تھے اور شاید آگے بھی رہتے،
वो अब सियासत की जद्दोजहद की कतार में आ गए। इसका सबसे बड़ा फायदा उन्हें ये हुआ कि लेबनान की शिया आबादी ही नहीं बल्कि फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमान भी अब उनसे राब्ते करने लगे। वो इसलिए कि फिलिस्तीनियों का सबसे बड़ा सरपरस्त मिस्र था 70 की दहाई में, लेकिन 1977 में मिस्र के सदर अनवरुल सदात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। फिलिस्तीनियों, अरबों और तमाम मुसलमानों के लिए ये दिल दहला देने वाली बात थी। इसी वजह से बहुत से लोग अनवरुल सदात से नफरत करने लगे और इस वजह से उनके अपने ही एक फौजी ने उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया। तो दोस्तों, मिस्र में इस तब्दीली से पीएलओ के लीडर यासिर अराफात का दिल टूट गया। फिलिस्तीनी जो पहले ही बेघर बेसहारा थे, उन्हें कोई सहारा अब चाहिए था। कई साल से ईरानी इनकलाबियों, जिनमें मजहबी और कम्युनिस्ट दोनों थे, और उनको वो तरबियत दे रहे थे और इनमें आयतुल्लाह खमैनी के साथी भी शामिल थे। इसी वजह से उनका आयतुल्लाह खमैनी के साथ कुछ न कुछ राब्ता था। अब इस रास्ते को उन्होंने बढ़ाने का फैसला किया और इसका मौका उन्हें मिला एक अफसोसनाक इवेंट के मौके पर। वो यूं कि आयतुल्लाह खमैनी का बेटा मुस्तफा, जो ईरानी खुफिया एजेंसी की कैद में था, वो इंतकाल कर गया। ईरानी खुफिया एजेंसी सफाक ने उस पर तशद्दुद कर उसे हलाक कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। इसी मौके को गनीमत जानकर यासिर अराफात ने उनके लिए एक अफसोस का पैगाम भेजा और साथ में फिलिस्तीन की तहरीक आजादी की पुष्पनाही की दरख्वास्त भी कर दी। आयतुल्लाह ने इस पैगाम का मुनासिब जवाब दिया और फिलिस्तीनी आजादी की तहरीक का आयतुल्लाह के साथ एक ताल्लुक जुड़ गया। यूं शिया मुस्लिम की एक जमात और फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक जमात ने आयतुल्लाह खमैनी को बतौर लीडर कबूल कर लिया। अब दोस्तों, अपने जहन पर जोर डालें और सोचें कि आयतुल्लाह खमैनी तो ईरान से बाहर हैं, उनसे मिडिल ईस्ट के शिया भी राब्ते में हैं और लाखों फिलिस्तीनी मुहाजिरीन जो हैं वो भी उन्हें उम्मीद की एक किरण के तौर पर देख रहे हैं कि वो उनकी कुछ मदद करेंगे। और आयतुल्लाह खमैनी ईरान में एक मजहबी इनकलाब के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ अली शरीयती कम्युनिस्ट स्टेट बनाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आयतुल्लाह खमैनी मजहबी रियासत बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये सब मंजरनामा था जो इन सब का एक बैकग्राउंड था, जिसमें इस पूरे खित्ते की डेवलपमेंट हो रही थी, जिसने आने वाले 50-60 साल और आज तक को मुतासिर करना था। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1978 की। ये तीनों लीडर लेबनान, ईरान और मिडिल ईस्ट में बहुत मकबूल हो गए थे। लोग इनकी तस्वीरें अपने घरों में लगाते थे और इनसे बहुत उम्मीद रखते थे। लेकिन इन तीनों का मिशन इनकी मंजिल के एतबार से बिल्कुल अलग था। कोई एक दूसरे को मैच ही नहीं करता था। मंजिल के एतबार से 1978 में एक ऐसा ड्रामा हुआ जिसकी आज तक किसी को कोई समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या है। ये डेवलपमेंट इतनी हैरानकुन थी, इतनी हैरानकुन कि आधी सदी गुजरने को है, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि ये हुआ क्या था। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था जिसकी आज तक किसी को कोई खबर तक नहीं हुई। दोस्तों, ईरान में इनकलाब कैसे आया और आयतुल्लाह खमैनी, जिनके मुकाबले में 2 लीडर और थे, लेकिन फिर भी आयतुल्लाह खमैनी मिडिल ईस्ट के सबसे ताकतवर नेता या लीडर कैसे बने और आज मुसलमानों की सरबराही किस तरह कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हम आपको ईरान में इनकलाब कैसे आया इसके अगले व्लॉग में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।